को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसे हम सभी यूजीसी के नाम से भी जानते हैं, वो भारत की सारी उच्च शिक्षण संस्थाओं के लिए कुछ नए नियम, कुछ नए रेगुलेशंस को जारी करती है। इन रेगुलेशंस को 2012 के नियमों से रिप्लेस करके जारी किया गया। और ये रेगुलेशंस क्यों जारी किए जाते हैं? ताकि भारत के अंदर जो संस्थाएं, जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, वहां पर जातिगत भेदभाव ना किया जा सके। पर इन नियमों के आने के बाद, इन रेगुलेशंस के आने के बाद भारत के अंदर कई सारी यूनिवर्सिटीज में, कई सारे कॉलेजेस के अंदर इसका विरोध होना शुरू हो गया है। और खास करके जो सवर्ण वर्ग है, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि बिल है क्या, एक इस बारे में बात करते हैं। इसका विरोध क्यों किया जा रहा है और वास्तविकता में जो 2012 के पुराने नियम थे उनको चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी है। और जब हम बात करते हैं कि इन संस्थाओं के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ जातिगत आधार पर या किसी दूसरे आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, इसका मतलब होता क्या है? जय हिंद एवरीवन, आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का सीडीएस वाले के अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत 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 स्वागत करता हूं। देखिए क्या होता है कि 13 जनवरी 2026 को यूजीसी, जो कि भारत के अंदर बेसिकली जितने भी हमारी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस है उनको रेगुलेट करता है, उनके लिए कई बार पॉलिसीज भी बनाता है, वो अपने नए नियम को लेकर आता है। और इन नए नियमों का नाम था यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। मतलब जितने भी हायर एजुकेशन के सेंटर है वहां पर जातिगत आधार पे या किसी भी दूसरे आधार पे किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव ना किया जा सके, और ये नए नियम लागू कर दिए जाते हैं। इन नए नियमों के आने के बाद आप देखेंगे पूरे भारत के अंदर कई जगहों पर इसका विरोध किया जा रहा है। इन नए नियमों के अंदर वास्तविकता के अंदर ऐसा है क्या? पर हमें इसके पहले जानना पड़ेगा कि नए नियम लागू क्यों किए गए। बिकॉज यूजीसी ऑलरेडी 2012 के अंदर कुछ नियम यूजीसी ने बनाकर रखे थे और नियमों के आधार पर ही वो इन इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करता था। पर आपको शायद याद होगा 2025 के अंदर दो बड़े केसेस होते हैं। एक केसेस हैदराबाद के रोहित का और एक केस मुंबई की पायल का, जिनको जातिगत आधार पर जिनके साथ भेदभाव किया जाता है। और इन दोनों केसेस के अंदर दोनों सुसाइड कर लेते हैं। और सुसाइड नोट के अंदर जो बात सामने आती है, जो चीजें बाद में बाहर आई, वो ये था कि जातिगत आधार पर इनके साथ भेदभाव किया गया था इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट यूजीसी को 8 हफ्ते का समय देता है और कहता है कि 8 हफ्ते के अंदर आप कड़े कानून लागू कीजिए और इन चीजों को सुधार करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि भारत की किसी भी शैक्षणिक संस्था के अंदर किसी भी तरह का जातिगत भेदभाव ना किया जा सके। उसके बाद यूजीसी अपनी एक रिपोर्ट बनाती है। इस रिपोर्ट में पाया गया कि पिछले 5 सालों के अंदर जितने भी केसेस होते हैं, जितने भी कंप्लेंट्स फाइल हुई है, उसमें पिछले 5 सालों में 118.5% से बढ़ोतरी पाई गई। और उसके बाद यूजीसी ने नए नियमों को लागू कर दिया। अब ये नए नियम है क्या, इन नए नियमों का विरोध क्यों किया जा रहा है, इसको जानने समझने के लिए हमें थोड़ी गहराई से बात करनी पड़ेगी। देखिए यूजीसी ने नए नियमों के अंदर कुछ नई चीजों के बारे में बात करी और ऐसी 3 बातें जिनका विरोध यहां पर किया जा रहा है। इन नए नियमों के तहत यह कहा गया कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस होंगे, याद रखिएगा, जितने भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस होंगे, उन इंस्टीट्यूशंस को अपने यहां पर कुछ नई चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। और अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो याद रखिएगा कड़ी सजा का प्रावधान भी दिया जा रहा है। कड़ी सजा का मतलब इतना है कि उस इंस्टीट्यूशन की मान्यता रद्द की जा सकती है। ये जो ग्रांट्स, उसको अनुदान प्राप्त होता है यूजीसी के द्वारा, वो ग्रांट रद्द किया जा सकता है, या किसी कोर्स की वैलिडिटी भी खत्म की जा सकती है, जो कि काफी खतरनाक भी है। मतलब काफी कड़ा कानून यहां पर बनाया गया है। और ये कानून किसके लिए है? देखिए कानून उन सभी व्यक्तियों पर लागू होगा जो संस्था के अंदर रहते हैं या काम भी करते हैं। जी हाँ, इसका मतलब उस संस्था में रहने वाले सारे बच्चे, सारे टीचर्स, सारे टेक्निकल स्टाफ और नॉन टेक्निकल स्टाफ, इनमें से भी किसी ने अगर जातिगत आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव किया तो यहां पर उनके खिलाफ इस कानून के तहत, इस नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। पर यहां पर जो 2 चीजें सामने आ रही है वो ये आ रही है कि सवर्ण इसका विरोध कर रहे हैं। सवर्ण इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं बिकॉज जो चीजें, जो इस बिल के अंदर बातें कही गई है, उसमें इस तरीके से कहा जा रहा है कि जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, आप इस डेफिनेशन को देखिएगा। इस ऑब्जेक्टिव में जब आप डेफिनेशन देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तो डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ किया जा रहा है? यहां पर आ रहा है एसटी, एससी, ओबीसी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, फिजिकल डिसेबिलिटीज, मतलब फिजिकल हैंडीकैप्स के बारे में भी बात की जा रही, पर यहां पर जनरल कैटेगरी के बारे में बात नहीं की जा रही है। मतलब यहां पर जो सवर्ण वर्ग है उसका कहना यह कि क्या डिस्क्रिमिनेशन केवल इन वर्गों के साथ होता है? क्या सरकार ने पहले डिसाइड कर लिया है कि डिस्क्रिमिनेशन जनरल कैटेगरी के साथ नहीं होगा? तो पहला जो विवाद यहां पर आ रहा है वो यही आ रहा है कि यहां पर क्लियरली आप सारी कैटेगरीज को रखते हैं, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी आ रहा है, पर्सन विद डिसेबिलिटी भी आ रहा है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी यहां पर आ रही है, पर यहां पर सवर्ण वर्ग नहीं है। तो क्या डिस्क्रिमिनेशन जो किया जा रहा है वो सवर्ण वर्गों के साथ नहीं किया जाएगा? दूसरी बात, जो विरोध किया जा रहा है वो विरोध यहां पर इसलिए हो रहा है कि इस कैटेगरी के अंदर, इस बिल के अंदर 2012 के नियमों में एसटी और एससी को माना गया था, पर 2012 के नियम में ओबीसी को यहां पर नहीं रखा गया था। ओबीसी इस चीज से बाहर थी। पर
26 का जो नियम आया है इसमें ओबीसी के लिए भी यहां पर जगह दी गई है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी यहां पर जगह दी गई, जिसका भी विरोध यहां पर किया जा रहा है। इसी के साथ इस नियम के अंदर कहा गया है कि जितने भी शैक्षणिक संस्थान यहां पर होंगे उनको इस बात को डिसाइड करना पड़ेगा, उस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि उनके पूरे इंस्टीट्यूशंस के अंदर, चाहे फिर वो कोई स्टूडेंट हो, चाहे फिर वो फैकल्टी हो, चाहे फिर वो टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी तरीके से किसी भी बच्चे के साथ जातिगत आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, चाहे फिर वो जेस्चर के द्वारा किया जाए, वर्बली किया जाए, चाहे इनडायरेक्टली भी किया जाए। जी हाँ, जैसे कहा जाता है कि आप किसी को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, आप डायरेक्टली उससे बोल नहीं रहे, पर आपको समझ में आ रहा है सामने वाले को कि आप उससे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चीज है शायद जातिगत आधार के ऊपर की जा रही है, जिससे कि उसकी डिग्निटी को हार्म पहुंच रहा है। तो ये सारे के सारे चीजें भी डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा वहां पर। अब इसका भी विरोध किया जा रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन को क्लियरिटी से डिफाइन नहीं किया गया। अगर किसी से आप दूर जा रहे हैं तो क्या उसको भी डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा, इस बात के ऊपर भी विरोध किया जा रहा है। इसी के साथ जितनी भी शिक्षण संस्थाएं यहां पर होगी, जितने भी होंगे यहां पर, जितने भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस होंगे, उनको अपने यहां पर कुछ कमिटीज को फॉर्म करना पड़ेगा। एग्जांपल की बात करें, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, ये हर शिक्षण संस्थान के अंदर होंगे और साल में कम से कम 2 बार इनकी बैठक होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी कमेटी होगी जहां पर उस संस्थान में साल भर में जितने भी ऐसे शिकायतें आती है उनके बारे में बात की जाएगी, आगे ऐसा ना हो उसके बारे में बात की जाएगी। उसके बाद बात करते हैं इक्विटी कमेटी के बारे में। इक्विटी कमेटी ये वो कमेटी होगी जहां पर सारी शिकायतें जाएगी और ये कमेटी उस शिकायतों का निवारण भी करेगी। याद रखिएगा, इक्विटी कमेटी को लेकर भी एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर उठ रहा है। इक्विटी कमेटी के अंदर एसटी, एससी, ओबीसी के कैटेगरीज के जो लोग हैं उन्हें इस कमेटी के अंदर जगह दी गई है, जो इस कमेटी का हिस्सा बनेंगे। और इस कमेटी का काम बेसिकली क्या होगा कि जो भी केसेस आ रहे हैं उनको रिजॉल्व करना। पर एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर यह आ रहा है कि इक्विटी कमेटी के अंदर जनरल कैटेगरी के लोगों को जगह यहां पर नहीं दी गई। इसी का विरोध सवर्ण वर्ग यहां पर कर रहा है कि क्यों जनरल कैटेगरी को यहां पर जगह नहीं दी जाती। इसी के साथ और भी कमिटीज बनाई जाएगी। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, इक्विटी स्क्वाड्स। इक्विटी स्क्वाड्स का काम होगा कि देखिए, स्कूल और माफ कीजिएगा कॉलेजेस जो होते हैं वहां पर कैंटीन होती है, वहां पर प्रीमाइसेस होते हैं, वहां पर क्लासरूम्स होते हैं, वहां पर किसी के साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा, ये इस बात को जानने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ यहां पर इक्विटी एम्बेसडर्स भी होंगे जो छात्रों के बीच में रह के उनका विश्वास जीतेंगे और उनसे कांटेक्ट बना के ये पूछेंगे कि क्या उनके साथ भेदभाव नहीं हो रहा। मतलब किसी भी कम समय पर, किसी भी कीमत के ऊपर ये देखा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा किसी भी छात्र के साथ जातिगत आधार पर भेदभाव किया जा। मतलब अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो आप ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, या फोन के द्वारा, हेल्पलाइन के द्वारा भी अपनी शिकायत आप दर्ज करवा सकते हैं। और इस शिकायत को सुनिएगा, ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो शिकायत है, आप जो शिकायत दर्ज करवाते हैं उसको 24 घंटे के अंदर कमेटी के पास भेज दिया जाएगा और कमेटी शिकायत के ऊपर आपकी राय भी सुनेगी और शिकायत के ऊपर क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, डिसाइड किया जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि 15 दिनों के अंदर आप देखेंगे कि रिपोर्ट 15 दिन के अंदर बना के भेजेगी। कई सारी चीजें यहां पर होगी। मतलब अगर सीधे तौर पे बात की जाए तो किसी भी शिकायत के समाधान 30 दिनों के अंदर करना यहां पर पड़ेगा। पर एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहां पर आ रहा है कि जो शिकायत की जाएगी जिस व्यक्ति के खिलाफ, उस पर एक्शन क्या लिया जाएगा, इसको क्लियर नहीं किया गया इस बिल के अंदर। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने शिकायत करी है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ जातिगत आधार पर भेदभाव करा, अब उस सामने वाले व्यक्ति पे एक्शन क्या लिया जाएगा, इसको लेकर इस बिल में कोई भी क्लियरिटी नहीं है कि उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा, उसकी मान्यता खत्म कर दी जाएगी, उसे कुछ दिनों के लिए बाहर रस्टिकेट कर दिया जाएगा। इसके बारे में कोई जानकारी यहां पर नहीं गई है। इसी को लेकर भी क्या है कि कुछ कंफ्यूजन चल रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि ये चीज सही नहीं, बिकॉज हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपनी भड़ास निकालने के लिए, पर्सनल रंजिश निकालने के लिए ये चीजें करे, और हो सकता है कि चीजें इस तरीके से नेगेटिव यहां पर चली जाए। इसके अलावा जो चीज यहां पर नेगेटिव है या जिसके बारे में लोग कह रहे हैं, वो कह कि साहब अगर किसी व्यक्ति ने झूठी शिकायत यहां पर कर दी, किसी आदमी के साथ वास्तविकता के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया, पर उस आदमी ने झूठी शिकायत कर दी कि किसने मेरे साथ भेदभाव किया जाति के आधार पर, तो इसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं है कि झूठी शिकायत करने वाले को सजा दी जाएगी। इसको लेकर भी विरोध किया जा रहा है। और इसलिए सवर्ण वर्ग कह रहा है कि ऐसा तो फिर हो सकता है कि किसी पर्सनल रंजिश के शायद लोग झूठी शिकायत करना शुरू कर दें, और इस तरीके से चीजें समान नहीं होगी, इस तरीके से दूरियां बढ़ने की संभावना यहां पर ज्यादा है, बिकॉज बिना किसी सबूत के भी झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज इसको समझना पड़ेगा। इसके साथ क्लियरली से हमने एक बात करी कि इक्विटी कमेटी के अंदर सामान्य वर्ग का कोई भी प्रतिनिधित्व यहां पर नहीं होगा, और ये चीजें कि बिना किसी भी सबूत के झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं। और इसी को लेकर पूरा विरोध किया जा रहा है। और विरोध करने की जो 3 बड़ी वजह है, नंबर 1 वजह, इक्विटी कमेटी में ओबीसी, एसटी, एससी का रिप्रेजेंटेशन है, बट यहां पर जनरल का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। दूसरी बात, अगर किसी छात्र ने झूठी शिकायत यहां पर करी है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, इसका कोई प्रावधान यहां पर नहीं दिया गया है, कोई डिटेल में गाइडलाइन यहां पर नहीं दी गई है। तीसरी बात कि जो छात्र दोषी पाए जाते हैं,
मान लीजिए किसी ने डिस्क्रिमिनेशन किया भी और वो दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा, इसको लेकर कोई क्लियरिटी यहां पर नहीं है। इसीलिए इस पूरे बिल का विरोध भारत के कई हिस्सों के अंदर यहां पर हो रहा है। अब देखिए, हमने वो चीजें बताई जिसके लेकर इस बिल का विरोध यहां पर किया जा रहा है। अब वास्तविकता में सरकार इस बिल को लेकर क्या करेगी, ये चीजें क्या है, ये आपके अपनी बुद्धि और अपने विवेक के ऊपर निर्भर करता है। पर इस बिल के बारे में जो सारी चीजें थी उसके बारे में आज हमने बात करी। चलिए, मैं आपसे किसी नए सेशन के अंदर मिलता हूं। आप सभी अपने ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।